केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमको मालूम है क्या, रेट लॉ, जहाँ पे रेट इक्वल टू, सपोज एक रिएक्शन हुआ, ए प्लस बी, हमको प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी टू द पावर वाई। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए इसका ऑर्डर है एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई इसका ऑर्डर हो गया वाई, ठीक है। अभी देखो, वन स्टेप रिएक्शन और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमने पहले डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा एग्जांपल हम दे देते हैं। वन स्टेप रिएक्शन मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट ए से डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट बी मिल जाता है। एक प्रिसाइज एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रोटीन लिया, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, Hg+2 कैटलिस्ट लिया और वाटर लिया। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। इस कार्बन में कम हाइड्रोजन है तो H2O का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और H2O का पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे चला आएगा। तो हमको मिलेगा क्या, प्रोपान 2R। ये हो गया वन स्टेप रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप लगता है, तो ए टू बी से डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, बीच में कोई इंटरमीडिएट होगा तो ए टू सी होगा, फिर सी से बी होगा। तो मोर देन वन स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमको जरूरी है। तो हमने प्रोटीन लिया, ये हो गया ए। अभी इसमें हम HCl को ऐड किया, तो HCl को जब ऐड करेंगे तब क्या होगा, HCl को जब ऐड करेंगे तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे चला आएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे चला आएगा। तो एक स्टेप में ये नहीं पॉसिबल है, दो स्टेप में होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बी, ये हो गया सी। अभी फाइनली Cl माइनस यहाँ पे ऐड होगा तो हमको मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो दो स्टेप हमको यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे एक ही स्टेप में हम इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। 30 सेकंड में दूंगा लिखने के लिए, 30 सेकंड ले लो। तो वन स्टेप रिएक्शन में देखो, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट हमको नहीं मिल रहा, बीच में एक स्टेप है, उसके बाद फाइनली हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। जल्दी से इसको 30 सेकंड में दे रहा हूँ। बीस 10 सेकंड तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे HCl हमने दिया तो यहाँ पे H प्लस ऐड हो गया, H प्लस ऐड हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ये CH2 है, CH2 के साथ H प्लस मतलब CH3 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है तो इस कार्बन का वैलेंस 3 है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे Cl माइनस ऐड हो रहा है तो CCl बॉन्ड तैयार हो रहा है। तो हमको मिला गया क्या, 2 फ्लोरोप्रोपेन। ये 2B में क्या, ये वन स्टेप में हो रहा है, ये कैटलिस्ट है। यहाँ पे पानी रिएक्शन कर रहा है, H2 मतलब H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस यहाँ पे जुड़ रहा है तो CH3 हो गया और OH माइनस यहाँ पे जुड़ गया तो CHOH, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। इसको हम कहते हैं क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम चले आएंगे कि यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट का यूनिट हम ले लेंगे। तो यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट, इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसको हम, इसका यूनिट निकालेंगे। पहले रेट हो जाता है क्या, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई।
फिर से मैं बोल रहा हूँ, x हो गया a का पावर, b हो गया y हो गया b का पावर, मतलब ऑर्डर ये दोनों, ठीक है। अभी देखो, रेट, रिएक्शन रेट का यूनिट फिक्स रहता है, क्या? मोलर पर सेकेंड, फिक्स्ड। जो भी रिएक्शन ले लो उसका रेट मोलर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हो गया क्या? मोलर पर सेकेंड, ये रेट का यूनिट। रेट कांस्टेंट यूनिट हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? के, यूनिट ऑफ के हमको निकालना है, तो यूनिट ऑफ के, ठीक है। इसके बाद हमने कंसीडर किया क्या? ए का कॉन्सेंट्रेशन है एम और बी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया एम, ठीक है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एम ले लिया, तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म एम टू द पावर एक्स, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलर, मोलारिटी टू द पावर एम। तो ये एम क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एम इंडिकेट कर रहा है मोलारिटी, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी एम यहाँ पे सेम है, तो एम को हम कॉमन ले लेंगे, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मीटर मोलर पर सेकेंड यूनिट ऑफ के, तो यहाँ पे इनको कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा क्या? एम टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हमको क्या मालूम है? एक्स से एक्स ऑर्डर ऑफ ए, वाई ऑर्डर ऑफ बी, तो ओवरऑल ऑर्डर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, सो ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू एन, ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? मोलर पर सेकेंड, फिर यूनिट ऑफ के, उसके बाद ये मोलारिटी टू द पावर एन, ठीक है। अभी हमको यूनिट ऑफ के को निकालना है, तो अभी ये हो गया मोलर पर सेकेंड, और ये नीचे आ जाएगा, तो एम टू द पावर एन, और एम टू द पावर एन इक्वल टू यूनिट ऑफ के, ठीक है ना। इतना देर तक तो ठीक है। अभी इसको ऊपर में ले लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर में ले लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर में लेंगे, तो क्या होगा? यूनिट ऑफ के, इसको ऊपर में ले लेंगे, तो एम टू दी पावर माइनस एन हो जाएगा, एम टू दी पावर माइनस वन। यहाँ पे एम के पावर तो वन है, यहाँ पे एम कुछ नहीं, मतलब एम का पावर वन है, तो एम टू दी पावर माइनस वन। तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं कि एम टू दी पावर वन माइनस एम, ये हम लिख सकते हैं, और ये सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट ऑफ के, इन जनरल ये हो गया यूनिट ऑफ के। अभी एन का मतलब क्या? एन मतलब ओवरऑल ऑर्डर, तो एन का वैल्यू हमको मालूम होगा, तो यूनिट ऑफ के हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और उल्टा भी हो सकता है। यूनिट ऑफ के हमको मालूम हो जाएगा, तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एन का वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यूनिट ऑफ के मालूम हो जाएगा तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना है वो हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे अल्टीमेटली लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ के, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या? यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ओवरऑल ऑर्डर, मतलब एन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो एन का वैल्यू जितना होगा के का वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अभी सपोज ले लो, अभी रेट का यूनिट, अभी रिएक्शन का रेट का यूनिट हर टाइम फिक्स रहता है। देखो, रिएक्शन का रेट का यूनिट हर टाइम फिक्स रहता है, ये हम तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा क्या? यूनिट ऑफ रेट ऑलवेज फिक्स, क्या है? मोलर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम टाइम आता है, क्योंकि रेट को मैक्सिमम टाइम हम कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी
कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं होगा तब प्रेशर दिया होगा, तो रेट का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट तब हो जाएगा क्या, मोलारिटी के बदले एटीएम, एटीएम पर सेकंड हो जाएगा। अभी पार्ट सेकंड नहीं भी हो सकता है, इन जनरल क्या होगा, इन जनरल हम लिख सकते हैं क्या, मोलार पार्ट टाइम। इसको तीनों टाइप का हो सकता है, टाइम सेकेंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, और आवर इनवर्स भी हो सकता है। यहाँ पे भी एटीएम टाइम इनवर्स, यहाँ पे टाइम क्या हो सकता है, सेकेंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, और आवर इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी ऑर्डर में चले आएंगे, ठीक है, ऑर्डर में देखो, तो यहाँ पे ऑर्डर यूनिट ऑफ ए, ठीक है। अभी सपोज ले लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे n का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अभी n का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तब यहाँ पे क्या होगा, ओनली m होगा, हाँ। तो क्या होगा, n का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तब यूनिट ऑफ के कितना होगा, मोलार पर सेकेंड, मोलार पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर मतलब n ही यहाँ पे जीरो हो गया, तो n जीरो मतलब m टू दी पावर वन, तो m लिखना और m टू दी पावर वन लिखना दोनों सेम है, तो मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हम रेट कांस्टेंट इसको देखेंगे मीटर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड मतलब ऑर्डर जीरो है, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर जहाँ पे n का वैल्यू वन हो जाएगा। अभी n का वैल्यू जब वन हो जाएगा, यहाँ पे देखो n का वैल्यू जब वन हो जाएगा तो वन माइनस वन जीरो, m टू दी पावर जीरो मतलब वन, मतलब यहाँ पे यूनिट होगा ओनली सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो जब भी हम यूनिट रेट कॉन्स के यूनिट सेकेंड इनवर्स देखेंगे तब रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब सेकेंड इनवर्स, ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर टाइम तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर दिया नहीं होगा। अभी न्यूमेरिकल अभी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, उसका वैल्यू है, उसका यूनिट है, इससे हमको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो यूनिट को हम देखेंगे, यूनिट देख के हम इंस्टेंटली बोल सकते हैं क्या ऑर्डर कितना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे n इज इक्वल टू टू, तो n इज इक्वल टू टू मतलब यहाँ पे n का वैल्यू टू हो जाएगा, n का वैल्यू टू मतलब वन माइनस टू मतलब मोलर टू दी पावर माइनस वन, मोलर टू दी पावर माइनस वन। तो यहाँ पे मोलर टू दी पावर माइनस वन सेकेंड इनवर्स, ये हो गया क्या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट, ठीक है। मोलर टू दी पावर माइनस वन सेकेंड इनवर्स, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का यूनिट हो गया, ठीक है। अभी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर मतलब n इज इक्वल टू थ्री, तो n इज इक्वल टू थ्री मतलब यहाँ पे n थ्री हो जाएगा, तो थ्री वन माइनस थ्री मतलब m टू दी पावर माइनस टू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अभी सपोज ले लो क्या फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर मतलब n इज इक्वल टू फोर, n इज इक्वल टू जब फोर हो जाएगा तो n यहाँ पे फोर, वन माइनस थ्री, वन माइनस फोर मतलब m टू दी पावर माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स, ये हो गया फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी फ्रैक्शनल ऑर्डर जब हो जाएगा, तुमको मालूम है क्या ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो ऑर्डर जब फ्रैक्शन मतलब ले लो, ऑर्डर फ्रैक्शन मतलब n का वैल्यू सपोज ले लो हाफ, तो n का वैल्यू जब हाफ हो जाएगा तो वन माइनस हाफ मतलब हाफ, तो यहाँ पे n टू दी पावर हाफ
m टू द पावर हाफ सेकेंड इनवर्स, ये हुआ फ्रैक्शनल ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है। इसके बाद हम चला जाते हैं, मैं 30 सेकंड देता हूँ इसको कॉपी करने के लिए, 30 या 10 20 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से कर लो, जल्दी से। सर तो एक स्टूडेंट ने बोला क्या है, एन का ऑर्डर 1/3 होगा या 1/4 होगा, तो रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होगा, ठीक है। अभी एन सपोज ले लो 1/3 हो गया, एन हो गया क्या 1/4 हो गया, तो अभी 1/3 जब हो जाएगा एन, एन जब 1/3 हो जाएगा तो 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, चलो एम 2/3 सेकेंड टू दी पावर -1, तो एम 2/3 इंडिकेट करेगा क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1/3 हो गया। अभी रिएक्शन 1/4 हो गया तो एन मतलब 1/4, चलो 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4, चलो एम 3/4 सेकेंड इनवर्स। ऐसे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, बहुत, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो जनरल ऑर्डर है ना, ये हमको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ के। अभी हम चले आएंगे क्या, फैक्टर जिसके ऊपर रेट कांस्टेंट के डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स affecting rate constant k, ठीक है। पहला क्या है, पहला है k depends on the temperature and is independent of concentration of the reactants and pressure। अभी इस लाइन के लिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन हमने बोल दिया, कॉन्सेंट्रेशन जब आता है तो हम मोलारिटी को बोलते हैं। अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मतलब स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं कि एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब जितना मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेस, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, एक्टिव मास इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अभी एक्टिव मास को हम प्रेशर के इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नॉट ओनली दैट, यहाँ पे प्रेशर भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमने लिखा हमने, तो एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करता है, एक्टिव मास प्रेशर को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या, रेट कांस्टेंट के ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर मतलब एक्टिव मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। at a particular, at a fixed temperature, at a fixed temperature k, rate constant k is a constant। हमने बोला क्या, रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो एक डेफिनिट टेम्परेचर में के का वैल्यू एक डेफिनिट होगा, डेफिनिट मतलब कांस्टेंट, इसलिए हमने कांस्टेंट लिखा। अभी टेम्परेचर तुम चेंज करोगे तो के का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, तो डेफिनिट टेम्परेचर में के का वैल्यू डेफिनिट मतलब कांस्टेंट हो गया। लार्जर value of K indicates फास्ट रिएक्शन, रिएक्शन बहुत फास्ट में जा रहा है। जब हम देखेंगे क्या, K का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, K का वैल्यू कम हो जाएगा तो हम देखेंगे क्या, रिएक्शन स्लो हो गया। तो
smaller value of A indicates slow reaction. ठीक है, ये चारों फैक्टर है, ये चारों फैक्टर। तो हम लिखने के लिए 20 सेकेंड तुम लोगों को दे रहे हैं, 20 सेकेंड में फिनिश कर लो। हो गया ना? 20 सेकेंड तो कब का हो गया? 20 सेकेंड कब का हो चुका? अभी सपोज ले लो, रेट कांस्टेंट का दो वैल्यू दिया हुआ है। एज फॉर एग्जांपल, एक में रेट कांस्टेंट K1 इक्वल टू हमने बोला 5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, एक केस में रेट कांस्टेंट हो गया 5 इंटू 10⁻², सेकेंड इनवर्स। और एक में K2 का वैल्यू क्या हो गया? ओनली 10⁻², सेकेंड इनवर्स। देखो, सेकेंड इनवर्स मतलब रिएक्शन फास्ट ऑर्डर है। हाँ, अभी देखो K का वैल्यू, पहले वाला में K का वैल्यू ज्यादा है, तो K का वैल्यू जहां पे ज्यादा होगा वो फास्ट है। तो हम लिख सकते हैं क्या? K1 ग्रेटर देन K2, मतलब ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट चल रहा है K2 से, तो फास्टर देन सेकेंड वन। क्योंकि पहले का वैल्यू के पहले का K1 का वैल्यू ज्यादा है, हमने बोला क्या? K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा रिएक्शन फास्ट होगा, K का वैल्यू कम होगा तो रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है ना? अब एक न्यूमेरिकल में चले आएंगे। ठीक है, हो गया ना? डन ना? बस, अभी देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, फाइंड ऑर्डर of the reaction टू ए gives B। तो रिएक्टेंट यहाँ पे 2A है, प्रोडक्ट हो गया B। जहां पे हमको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁶, सेकेंड इनवर्स। हाँ, हमने पहले ही बोला क्या? रेट कांस्टेंट का यूनिट हमको जब मिलेगा तो हमको याद रखना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होता है वो ऑर्डर को इंडिकेट करता है। देखो यहाँ पे देखो, हमको ऑर्डर निकालने के लिए कुछ नहीं है, कुछ दिया नहीं हुआ इस रिएक्शन में। ऑर्डर को निकालने के लिए कुछ दिया नहीं हुआ है, ओनली रेट कांस्टेंट K का वैल्यू दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट K हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स किसको इंडिकेट करता है? फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब रेट कांस्टेंट K का यूनिट सेकेंड इनवर्स हो जाता है तो वो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो हम लिखेंगे क्या? एज द रेट कांस्टेंट K unit is second inverse indicates first order reaction। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ठीक है, 10 सेकंड ले लो। दस सेकंड मतलब 10 सेकंड।
हाँ, अभी देखो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम में देखो, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ reaction whose rate equal to rate constant K CD to the power 3/2 CD to the power -12। तो यहाँ पे हमको इस रिएक्शन का ऑर्डर हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब n का वैल्यू निकालना है, रेट दिया हुआ है। और जब रेट दिया हुआ होगा, रेट कांस्टेंट के साथ जो भी टर्म यहाँ पे एसोसिएट है, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसका, कॉन्सेंट्रेशन बी का, सी डी मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसका, डी का। पावर कितना है यहाँ पे 3/2, यहाँ पे पावर कितना है, हाफ। हमको क्या मालूम है, जब रेट दिया होगा हमको क्या, हमने पहले क्या बोला था, अभी देखो एक जनरल रेट हम लिख लिए, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y। तो ये पावर का समेशन क्या इंडिकेट करेगा, रिएक्शन का ऑर्डर। तो इस X प्लस Y को हम जोड़ देंगे, तो इंडिविजुअली जब हम पकड़ेंगे तो A का ऑर्डर कितना है X, B का ऑर्डर कितना है Y हो गया। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इस B का ऑर्डर कितना है 3/2, इस D का ऑर्डर कितना है -12। तो ओवरऑल ऑर्डर मतलब इस दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो एन मतलब ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर मतलब पावर, रेट लॉस से जो पावर मिलता है इसको ऐड करेंगे, 3/2 प्लस -12 मतलब माइनस हो जाएगा, तो 3/2 -12 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा हमको, एलसीएम करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 2 तो एलसीएम हो गया, ऊपर में 3 -1, तो 2/2 मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है 1 है, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे 1 हो गया। तो पहले देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, N2O4 गैस, उससे हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है। यहाँ पे एक्टिव मास को हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्टिव मास को प्रेशर में दिया हुआ है। N2O4 का प्रेशर गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 0.46 atm से 0.28 atm। टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट। अभी क्वेश्चन में है क्या, NO2 का प्रिपेयर्ड होने का जो रेट वो निकालना है। रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब NO2 जो तैयार हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रेट तुम लोगों को निकालना है। हमको रेट लॉ मालूम है, कैसे इक्वेशन देने से हमको रेट लॉ, रेट कैसे हम डिराइव कर देंगे वो हमको मालूम है। उसको बेसिस पे ये न्यूमेरिकल करो, मैं तुम लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में कंप्लीट करो। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको प्रेशर का जो चेंज हो रहा है वो दिया हुआ है, और इस चेंज के लिए कितना टाइम हमको जरूरत है वो दिया हुआ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे N2O4 रिएक्टेंट है, तो इनिशियली क्या होगा, जब हम रिएक्शन करेंगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट इसका क्या है 1 है, तो इसमें कोफिशिएंट तो 1 है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्टिव मास डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने माइनस साइन दे दिया, माइनस ddt ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। ये थर्ड ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और हम लोग एक्टिव मास भी कह सकते हैं।
तो D/O4 मतलब इसका प्रेशर का जो चेंज हो रहा है वो, और DT मतलब इसका जो टाइम का चेंज हो रहा है, इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट 2 है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए माइनस साइन। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इसके लिए प्लस साइन। तो 1 बाई कोएफिशिएंट, तो 1 कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो 1/2 हो गया। अभी D ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय DT हो गया। तो जब हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट को एक्सप्रेस करेंगे तो माइनस साइन देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का एक्टिव मास इंक्रीज कर रहा है, इसलिए प्लस साइन। इन दोनों में किसी का भी वैल्यू हमको मालूम हो जाएगा तो अब इसका भी हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस ये पूरा टर्म इक्वल टू दिस हो गया। ठीक है, दिया हुआ है क्या? N2O4 का प्रेशर चेंज दिया हुआ है, तो N2O4 का जो प्रेशर चेंज दिया हुआ है और टाइम चेंज दिया हुआ है, उसके बेसिस से हम NO2 का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे तो हमको NO2 का रेट ऑफ अपीयरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमको लिखेंगे कि हम therefore हाफ ऑफ DDT ऑफ NO2, ये हमको निकालना है। दिया हुआ है क्या? DDT ऑफ N2O4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। यदि इस माइनस को प्लस लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो वैसा ही करेंगे हम। तो यहाँ पे रेट को हम नेगेटिव नहीं लिख सकते, बट ये प्लस माइनस साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं? हमको दिखाना है क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और ये हर टाइम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। रेट को हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट नहीं कर सकते। नेगेटिव साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है क्या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और प्लस साइन मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore हाफ ऑफ DDT ऑफ NO2 इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर चेंज N2O4 का कितना हो रहा है, फाइनल प्रेशर कितना हो गया? फाइनल प्रेशर कितना? 0.28। तो D ऑफ N2O4 मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर 0.28 और इनिशियल प्रेशर माइनस 0.46, ये ATM डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट हमको लग रहा है। ठीक है, तो निकल रहा है कितना? यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है वो हो रहा है क्या? 6 इंटू 10⁻⁻3, 6 इंटू 10⁻⁻3, तो हाफ ऑफ DDT ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 हो गया ये। अभी हमको निकालना है क्या? ये वाला ओनली रेट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज और प्रेशर चेंज डिवाइडेड बाय टाइम चेंज। तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हमको क्या मिलेगा? 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? और d/dt कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर चेंज और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इंटू 2 कितना होगा? 12 इंटू 10⁻⁻3 ATM। मिनट जब ऊपर में चला जाएगा तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, तो मिनट इनवर्स हमारा हो गया। ऐसे हम करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? therefore रेट ऑफ, तो ये मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस कितना NO2 तैयार हुआ, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इक्वल टू 12 into 10⁻⁻13 ATM मिनट इनवर्स। ठीक है,
अभी देखो इस रिएक्शन में क्या है, ए टू ए रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बी और सी मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, माइनस डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू के वन ए टू दी पावर स्क्वायर। इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ए का पावर 2 है। dt of b k2 to the power 2 dt of c k3 to the power 2। the correct relationship between k1 k2 k3 is दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, k1 इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3। दूसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, 2k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 3k2। ऑप्शन सी 4k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 3k2। ऑप्शन डी k1 by 2 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 by 3। ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। स्टूडेंट हर टाइम समझेगा क्या, ये तो 3k2 नहीं होगा, ये 3k3 होगा, यहाँ पे भी 3k2 नहीं होगा, ये 3k3 होगा। स्टूडेंट हर टाइम ये गेस करेगा क्या ये बी और सी के अंदर होगा, बट ये ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट को कंप्लीटली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो अभी कंफ्यूजन तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो भी ऑप्शन है हमको करके मिलेगा। करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए, 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर उतारना पड़ेगा। अभी तुम लोग 5-7 मिनट लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस कम हो रहा है। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो टाइम 2 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, तो पहले रेट जो दिया, रिएक्शन जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं पहले। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट है 2 है। अभी ये तो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसीलिए हमको माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो -1 बाई कोफिशिएंट दैट इज 2 डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा इक्वल टू, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट है बी और सी, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसको इंडिकेट करने के लिए हमको प्लस साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो 1 बाई कोफिशिएंट डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है देखो, माइनस डी डी टी ऑफ ए मतलब k1 ए स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ, सिर्फ माइनस साइन यहाँ पे हमको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइन, अभी देखो यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पे प्लस है, डी डी माइनस डी डी टी ऑफ ए मतलब k1 ए टू दी पावर 2, तो यहाँ पे हाफ है मतलब k1 ए टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, सो इक्वल टू हमको हो जाएगा, और लिख सकते हैं क्या यहाँ पे हाफ k1 ए टू दी पावर 2, ये हो गया इक्वल टू, अभी डी डी टी ऑफ बी कितना दिया हुआ है k2 ए टू दी पावर 2, तो हम लिखेंगे क्या k2 ए टू दी पावर 2, ये इस पे जगह पे। अभी डी डी टी ऑफ सी कितना दिया हुआ है k3 ए टू दी पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/3 है, तो डी डी टी ऑफ सी का वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे, 1/3 तो पहले से ही है, 1/3 इंटू k3 ए का स्क्वायर। ओके, अभी इसको एलसीएम करेंगे, यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे 3 है, हाँ, तो एलसीएम जब करेंगे तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो k1 स्क्वायर को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा देते हैं, ये हो जाता है k1 ए इज इक्वल टू k2 ए इक्वल टू k3 ए। ठीक है, हटा दिया हमने, और यहाँ पे k1 के जगह पे क्या होता है, अभी ए को भी हटा देंगे क्योंकि ये तो कॉमन हो गया ना, इसको हटा देंगे, ये हटा देंगे, क्योंकि ये को इसको हम
तो डिवाइडेड बाई ए, हम ए से डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसको लिखने से पहले हम एक चीज बोलना चाहते हैं क्या, ये जो वाला इक्वेशन हमको मिला इससे हम क्या करेंगे, टोटल जो मिला इसको हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर। तो जो अभी हमने किया यूनिफॉर्मली किया, एक ही जगह पे तो ए स्क्वायर डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर डिवाइड किया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर डिवाइड किया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, हाफ k1 इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3/2, k3/3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन डी मैच कर रहा है, हो गया ना। जो भी दिक्कत होगा बोल लेना। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5, जहां से हमको प्रोडक्ट 4NO2 + O2 मिल रहा है। अभी यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, तीनों कंडीशन डी या रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट क्या हो रहा है, इसके प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट के रेट रिस्पेक्ट में रेट क्या हो रहा है। अभी इन तीनों के बीच K1 K2 K3 के बीच रिलेशन तुम लोगों को करना है। अभी इसके लिए मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, एकदम 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर इसको करो।